गुड मॉर्निंग। हमने इससे पूर्व में खंड ए और ब को किया था। अब खंड से को हल कर रहे हैं। कक्षा 10 हिंदी का पेपर है। प्रश्न 17 निम्नलिखित पठित गद्यांश की शैव प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें देखो व्याख्या के और उसके प्रसंग के दोनों के अलग अलग नंबर हैं, इसलिए प्रसंग भी लिखें, व्याख्या भी लिखें। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान से गिरे धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े हो लोगों को कानों की ओर। इसमें आप दूसरा अथवा में भी दिया हुआ है। आप इसका पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखने हैं, कैसे उसका जवाब दें, ये आप करते रहें। जैसे पहले प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण लेखक रामप्रक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखित रेखांकित बाल गोविंद भक्त से लिया गया है। इसमें लेखक बाल गोविंद के खेती करते हुए गीत के स्वर की महत्ता बता रहे हैं। ये 1 नंबर पक्का हो गया, हमने व्यवस्थित लिख दिया। व्याख्या है, लेखक ने बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र में बताया है कि आषाढ़ का महीना था और धीमे धीमे बारिश हो रही थी। समस्त गांव धान रोपने के लिए खेतों में ही मौजूद थे। कहीं हल चल रहे थे, कहीं धान रोपनी चल रही थी। पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें अपना कलेवा नाश्ता लेकर मिट्टी की बाड़ पर बैठी खा रही थी। आकाश में चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं। धूप दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी बीच कानों में एक स्वर लहरी की झनकार पड़ती है। गीत का स्वर सुनकर सब सोचने लगते हैं, यह क्या है, यह कौन है? लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि यह बाल गोविंद का गीत स्वर है। बाल गोविंद भक्त समूचा कीचड़ में लिपटे हुए अपने खेत के धान की रोपनी कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे की कतार में खेत में रोप रही थी और उनका कंठ एक एक शब्द को, एक एक स्वर लहरी को संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ स्वरों को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे थे और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर पहुंचा रहे थे। प्रश्न 18। अब ये जो अथवा है तो इसका मौखिकी, जैसे नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च लगाकर इसका नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी को घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकने गए। इसका देखो, पहले तो प्रसंग हो गया कि प्रस्तुत अवतरण लेखक यशपाल द्वारा रचित व्यंग रचनावली लखनवी अंदाज से लिया गया है। इसमें लेखक ने रईसों के खीरे खाने के खानदानी तरीके को बताया गया है। अब इसमें सारे वो देख लें। व्याख्या, लेखक नवाब साहब के सारे क्रियाकलापों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवाब साहब ने बड़ी इच्छा से अपनी आंखों द्वारा नमक लगे चमकते खीरे के टुकड़े को देखा। फिर खिड़की के बाहर की ओर देखा। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए लंबी श्वास भरते हैं, मानो अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी कर रहे हैं। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। उसका स्वाद लेने का जो काल्पनिक आनंद था, उसके अतिरिक्त वे आंखें बंद हो गई। फांक को खाने के स्वाद में मुंह में पानी को गटक लिया। जब नवाब साहब ने फांक का
काल्पनिक स्वाद पूरी तरह से ले लिया, तब उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी तरह नवाब साहब खीरे की प्रत्येक फल को नाक व होठों के पास ले जाकर बड़ी लालसा से उसके रस का आनंद लेकर एक एक करके खिड़की के बाहर फेंक रह गए थे। इसमें विशेष है, लेखक ने नवाबी रईस तरीकों का प्रकाश डाला है। दूसरे भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित सरल सहज है। 18 प्रश्न 18 निम्नलिखित पठित गद्यांश की सैप प्रसंग व्याख्या कीजिए। मन की मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नहीं परत कही। अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा रही, अब इन जोग संदीपन सुन सुन बिरहनी विरदही। चाहत होती गुहार जितही ते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीरे धरई, क्यों मर्जा दाने लही। ये इसके देखो पहले प्रसंग है यहाँ पे इसको प्रसंग को प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग, इस टाइप से देखो इनको भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस प्रकार से लिखना चाहिए आपको। कॉमा फुल स्टॉप वगैरह उद्धरण जो भी हैं उन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। उद्धव एवं गोपियों के मध्य कृष्ण के प्रेम को लेकर दिए गए उल्लाहनों का वर्णन प्रस्तुत है। 1 नंबर अपना पक्का हो गया यदि आपने लिख दिया। व्याख्या, सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए वो अपनी दयनीय दशा को बता रहे हैं। कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था। जहां उद्धव को गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते, उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी, लेकिन अब इन योग संदेश को सुनकर हमें हमारा विरह और जलाने लगा है। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है तो वे और अधिक विरह में जलने लगती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हम अगर चाहती तो आवाज़ लगाकर कृष्ण को बुलाती और वे इस तरह विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्क्षण ही बुझा देते, अर्थात अपनी प्रेम धारा बहा देते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। तात्पर्य है कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है, तो हम अब कैसे शांत रह सकते हैं। ये इसमें ये कहा गया है। आप प्रश्न 18 के इसमें अब जैसे विशेष आप लिखें तो ये कर दें, गोपियों की वीर व्यथा व कृष्ण के छलनामयी प्रेम का व्यक्त इसमें किया गया है। अब जैसे इसका ये है अथवा है, ये तो हमने पहला कर दिया। अब अथवा भी आप मौखिक रूप से इसको देख सकते हैं। अथवा में जैसे कि अपने को दिया गया है, इसमें छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मौन रहे। सुनकर क्या भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा से लिया गया है। इसमें कवि अपनी व्यथा ने सुनाकर दूसरों को चुपचाप सुनना चाहते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि मेरे इस छोटे से सामान्य जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं। मैं आज उन घटनाओं को बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कह दूं, अर्थात लिख दूं। इससे तो अच्छा है मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। कभी अपने मित्रों से कहता है कि भला तुम मेरी बोली वाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे मन की कोई बात नहीं है और अभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में मैं अपना अनुभव लिखूं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि इस काल में मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और व्यथाएं शांत हैं,
इसलिए मैं उन व्यथित करने वाली स्मृति व व्यथा वेदनाओं को फिर से जगा दूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं इन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। विशेष इसमें खड़ी बोली हिंदी, अनुप्रास अलंकार, छायावादी प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब अपना 19वां है प्रश्न। 19 उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। इसका दूसरा भी है, दूसरा ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलो हम पहले उद्धव वाले उसको करते हैं। इसमें क्यों प्रसंग की रुचि नहीं कही है। उद्धव ज्ञानी थे, नीतिज्ञ थे, इसी कारण वे नीति और ज्ञान की बातें करके गोपियों के मन को कृष्ण प्रेम से हटाकर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। लेकिन वे गोपियों के वाक चातुर्य के सामने खड़े नहीं रह सके और हार गए, क्योंकि गोपियों के पास निश्चल एकनिष्ठ कृष्ण प्रेम की शक्ति भी थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। अर्थात इसका ये हो गया। इसका अर्थ है दूसरा, जैसे यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव क्या है। इसमें यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि बच्चे को मुस्कान को बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। वह बच्चा जिसके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए, बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि पाषाण हृदय को भी जल बना देती है। बच्चे को धूल में लिपटा कर घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी झोंपड़ी में कमल खिला हो। बालक जब किसी व्यक्ति को पहचानता नहीं तो सीधी नज़रों से नहीं देखकर तिरछी नज़रों से देखता है और पहचानने के पश्चात टकटकी लगाकर देखता है। इसमें कवि ने बच्चे की माँ को भी धन्यवाद दिया है कि वह बच्चे व पिता का परिचय करवाती है। पिता प्रवास पर गए होने के कारण प्रथम बार बच्चे को देखते हैं। इस कारण माँ द्वारा किए गए कार्यों को कवि धन्य बताते हैं। प्रश्न 20, बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा या स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध का संदेश स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का, इसमें अलग अलग नहीं दिए नंबर, इसका मतलब अपने को सीधा। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सादा सरल जीवन जीने वाले भगत जी साहब की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। वे अपने खेतों में पैदा हुई वस्तु को कबीर साहब के मठ में ले जाकर चढ़ाते, फिर प्रसाद रूप में जो मिलता वह लेकर आते। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु प्रशंसा के गीत गाते थे। वे दूसरों की चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि राग द्वेष से ऊपर उठे हुए साधु जैसे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध का संदेश। इसमें भी इसको थोड़ा मौखिक देख लें। इस निबंध में लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए जोरदार शब्दों में कहा है कि प्राचीन काल में भारत में स्त्री शिक्षा प्रचलित थी, इसलिए गार्गी, अत्रि पत्नी, विश्वारा, मंडन मिश्र की पत्नी आदि अनेक विदुषी स्त्रियां हुई। आज के युग में स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता है। पुराणपंथी व रूढ़िवादी लोग चाहे जितने भी कुतर्क दें, उनका विरोध कर स्त्री शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित संशोधन कर लेना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए। ये इसका हो गया। अब है अपना खंड तय। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300-350 शब्दों में एक सारगर्भित निबंध लिखिए। हम इसको मेक इन इंडिया पर ही लिखते हैं। इसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मेक इन इंडिया का आधार, उद्देश्य, मेक इंडिया के फायदे, मेक इंडिया के कैंपेन और उपसंहार। इसमें मेक इंडिया संकेत बिंदु, मेक इन इंडिया का आरंभ और उद्देश्य। मेक इन इंडिया का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया।
था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों द्वारा रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान का निर्माण इंडिया में ही हो। इस योजना को सबको समझाने के लिए औद्योगिक नीति व विकास विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2014 को एक वर्कशॉप आयोजित की गई। दूसरा, मेक इंडिया स्वदेशी उद्योग के फायदे। मेक इंडिया अभियान की मदद से वस्तुओं में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसी की वजह से देश का विकास हो रहा है। इस अभियान की सहायता से अपना देश भारत जल्द ही अन्य विकसित देशों की सूची में होगा। इस अभियान से भारत में जोर शोर से कई निवेशकों ने विनिर्माण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल उत्पादन, खुदरा, रसायन, IT, बंदरगाह, पर्यटन, रेलवे के क्षेत्र में निवेश किया है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और विकास होगा। तीसरा, मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया कैंपेन में जन जन तक पहुंचाने के लिए 13 फरवरी 2016 को मुंबई में मेक इन इंडिया वीक इवेंट मनाया गया था। यहाँ पर 2500 अंतर्राष्ट्रीय और 8000 राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था। मेक इन इंडिया की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मेक इन महाराष्ट्र कैंपेन शुरू किया। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। उपसंहार, यह योजना भारत को एक विकसित देश बनाने में बहुत बेहतरीन पहल साबित होगी। भारत सरकार मेक इन इंडिया को सही मार्ग पर देने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इससे हम भी अपना सहयोग देना चाहिए। मेक इन इंडिया युवा शक्ति का आईना है। अगला है, देखो प्रश्न 22। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्नव नगर में सुरेश हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। ये 4 नंबर का है। इन दोनों में से अपन इसको ही कर देते हैं। ऐसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्नव नगर। इस टाइप से छोड़ के यहाँ से विषय पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में विशाल पुस्तकालय में अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकों का अपार भंडार है, लेकिन विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकों का सर्वथा अभाव है। इस संबंध में निवेदन है कि पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तक मंगाने की कृपा करें, जिनको पढ़ करके शिक्षार्थी अपना मनोरंजन करने के साथ ही अपने ज्ञान में वृद्धि कर उनसे जीवनोपयोगी शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। अतः प्रार्थना है कि पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें अति शीघ्र मंगवा कर अनुग्रहित करें। सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। ये दिनांक प्रार्थी सुरेश कुमार, जो उसमें नाम है वही वो कर दें। इस प्रकार प्रश्न 23 है, नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन बनाइए। ये विज्ञापन आपका इस टाइप से हो जाएगा, जैसे सुनहरा अवसर, 30% की छूट, बम्पर सेल, नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बम्पर सेल में पधारिए, मनभावन मूर्तियाँ 30% छूट के साथ ले जाइए, सुनहरा मौका मत खोइए, अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। स्थान संस्था प्रांगण, दिनांक 25 जनवरी से 28 जनवरी, समय प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक, आयोजक नवसृजन संस्था, मोबाइल नंबर ये इस टाइप से ये बना दें। या इसका जो दूसरा है ये बनाए, सुंदर सा बनाए, जिसे देखने वाला एक बार में देखे। आपके विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से विज्ञापन तैयार करें। 10th एवं 12th के छात्रों के लिए विशेष सुनहरा अवसर, आज की ज़रूरत आपकी BC की है। समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, ग्रीष्म अवकाश में 1 माह तक नियमित कक्षाओं में सुयोग प्रशिक्षकों द्वारा कंप्यूटर के शिक्षण की समुचित व्यवस्था। इच्छुक छात्र अविलंब संपर्क करें। स्मार्ट क्लासेज, प्रधानाचार्य क्या गए विद्यालय। ये इस प्रकार से अपना दूसरा अपने 2 प्रश्न पत्र आपको मैंने करा दिए। हिंदी 10th क्लास के बोर्ड की पूरी अच्छी तैयारी कर लें। इनको 2 बार देखें, 3 बार सुने। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से भी आएंगे
और इनसे संबंधित कम से कम सभी पाठों को इसमें समाहित किया गया है। आप इसको अच्छी तरह से करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।